जी वेलकम बैक लिसनर्स। अफसाना टाइम में सबको खुशामदीद कहता हूँ। आवाज़ अब सुन रहे हैं तैयब हुसैन की धमाल FM 94 के लाइव स्टूडियो से। सारी मसरूफियात छोड़ के मेरा अफसाना सुनिएगा, बड़ी मोहब्बत से शामिल करने जा रहा हूँ। अजीब सा ख्वाब था, अजीब सा ख्वाब था, वक्त का पता ही ना चल रहा था, कुछ खबर ना थी ये सुबह का धुंधलका है या शाम का मलगजा समा। मेरे गिर्द एक कहराम सा मचा था, सदमे और दुख से भरी हुई बहुत सी आवाजें थी। मेरा घर लोगों से भर गया था और घर में मौजूद हर शख्स अश्कबार, हर दिल नोहा कुना, अजीब अफरा तफरी का आलम था। लोग मेरा नाम पुकार पुकार कर बयान कर रहे थे और मेरी चारपाई के गिर्द बहुत से लोग जमा थे। मुसलसल रोने की आवाजें वक्फे वक्फे से घर के हर कोने से बुलंद हो रही थी। फिजा में ऐसा आलम छाया था कि लगता था आंसुओं की यह बरसात मेरे सारे घर को बहा कर ले जाएगी। गमों दुआह का मंजर और उस मंजर का मरकजी किरदार मैं था जिसकी चारपाई के गिर्द सब रो रहे थे। जनाजा जुमे के बाद होगा। मुझे अपने उस कज़न की आवाज़ आई जिससे मेरी बोलचाल ख़त्म हुए कई बरस गुजर चुके थे। सफ़ेद लट्ठे के अकड़े हुए कुर्ते में मलबूस वो मेरे सराहने आकर खड़ा हो गया। कुछ देर तो वो सोगवार सी सूरत लिए मेरे चेहरे को देखता रहा, फिर फूट फूट कर रोने लगा। वो मुझसे बार बार माफ़ी मांग रहा था, गिड़गिड़ा कर सब नफ़रतें कदूरतें ख़त्म करने की इस्तदा कर रहा था। वो अपनी खुदसरी पे नादम था और वो इस बुरी तरह से रो रहा था कि एक लम्हे के लिए मेरा दिल भी बसीज गया। मेरा जी चाहा कि मैं उठकर उसे गले लगा लूं, मगर न जाने क्या सोचकर मैं दम साधे पड़ा रहा। मैंने दिल में सोचा कि वक्त ने जो फ़र्क हमारे दिलों में डाल दिया था उसको मिटाने के लिए आंसू ना काफ़ी थे। इतने में मेरी नज़र अपने बॉस पे पड़ी। उसे अपने घर में देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। ये वो शख्स था जिसने एक अरसा से मेरी काबिलियत पर अपनी हिमाकत के पहरे बिठा रखे थे। मेरा अफसर होने के बावजूद वो मुझसे हसद करता था, मेरी तारीफ को अपनी तज़हीक समझता था। बरसों पहले सरकार के गलत फैसले की वजह से वो जिस मनसब पर पहुंच चुका था, इस ओहदे की ताकत का मातहतों पर इजहार करना उसका महबूब मशगला था। हर रोज़ एक नए सूट में मलबूस ये शख्स मुझसे हाथ मिलाना तो दूर, मेरे सलाम का जवाब देने का भी रवादार न था। कभी कभी मुझे लगता था कि उसकी अफसरी का वाहिद मकसद मुझे नालायक, कमज़र्फ और नीच दिखाना है, और उसके बहुत से कागजात पे मेरे खिलाफ लिखे हुए रिमार्क्स हमेशा मेरे दिल में किसी जख्म की तरह ताज़ा रहते। पत्थर का बना ये शख्स आज मेरे घर में एक टूटी कुर्सी पर बैठा था और हर आने वाले से मेरी जहानत काम से फितरी मोहब्बत की कुछ इस तरह तक तारीफ कर रहा था कि मुझे यकीन ही ना हो रहा था कि इसकी सोच इस हद तक किस तरह बदल सकती है। इतने में दरवाजे से चीखो पुकार का एक नया तूफान बुलंद हुआ और ये इस बात का ऐलान था कि सक्खर वाली साजिदा खाला अपने घर वालों के साथ घर में दाखिल हो चुकी हैं। ये वही खाला थी जिन्होंने चंद माह पहले मुंह फाड़ के मेरी बीवी से कई लाख रुपए बतौर कर्ज मांग लिए थे। रकम इतनी ज्यादा थी कि हमारे पास माजरत के सिवा कोई चारा न था। इनकार के बाद यही खाला जो मुझे राज दुलारा कहते ना थकती थी, उन्होंने सारे खानदान में मुझे टोंक कर रखा था। खाला ने हराए गए से मेरी कमीनगी की वो दास्तानें बयान की कि मुझे खानदान में मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ा। मैं अब उनकी बदौलत अपने खानदान के लोगों में एक ऐसा शख्स था जिसे मालो ज़र की हवस ने अंधा कर दिया था, जिसके दिल में गरीब रिश्तेदारों के लिए कोई नरम गोशा न था। उसी जालिम शख्स की याद में साजिदा खाला कुछ इस तरह धाड़े मार कर रो रही थी जैसे वाकई में मेरी मौत हो गई हो। मेरी बीवी मेरे सराहने वो स्याह लिबास पहने बैठी थी जिसको टेलर से वक्त पर ना लाने की बदौलत वो मुझसे कई दिन तक नाराज रही थी। सर पे दुपट्टा लिए गमनाक आंखों से बैठी, हर एक से अपना सब कुछ लुट जाने का रोना रोती रही। उसकी गुफ्तगू मेरे लिए सख्त हैरानी का सबब थी, इसलिए कि तमाम उम्र उसके पास मेरे लिए सिर्फ शिकायतें ही शिकायतें थीं। वो मेरी तरबियत के हर पहलू से नाला, हर आदत से बेजार रहती थी। जिंदगी में खुशी के लम्हे हमने कम गुजारे थे,
शायद मुसर्रतें हमारे दरवाजे पे दस्तक देती भी थी, मगर उसका लहजे का कड़वापन बहुत ज़्यादा बार इन लम्हों को घर में दाखिल होने से रोक देता था। वही औरत आज हर शख्स से मेरा जिक्र इस मोहब्बत से कर रही थी कि जिसे सुनकर मुझे हंसी का दौरा पड़ गया। एक दफ़ा तो दिल में चाहा कि वहीं खड़े होकर सबके सामने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का हाल खोल दूं, मगर फिर इस ख्याल से चुप रहा कि इतने सारे लोगों के सामने ये सब कुछ कह देने के बाद वो मेरा जीना मुहाल कर देगी। चारपाई की दूसरी जानिब मेरी बूढ़ी निढाल माँ बैठी थी, जिसकी रो रो कर आंखें अब खुश्क हो गई थी। उसके सफ़ेद बाल बिखरे हुए और मेरे चेहरे पर शदीद गम की कैफियत जो उसने पढ़ ली थी। मेरी माँ बचपन से मेरी दोस्त थी, मेरे हर दुख में साथ थी। मेरी माँ और मेरी बीवी की आपस में बनती नहीं थी। मेरी बीवी को मेरी माँ की मोहब्बत खलती थी, वो मुझे, और इसी तरह मेरी माँ मुझे जन मुरीद कहती थी। मेरी बीवी की भी माँ से कुछ ज़्यादा ना बन सकी और वो दोनों कभी इकट्ठे ना रह सकी थीं। जैसे आज वो रो रही थी, यूँ लगता था जैसे उन्हें किसी सांझे गम की तलाश हो। मेरा बूढ़ा बाप दीगर बहन भाइयों के साथ गम के ढले मुजस्मे की तरह एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में गम और होंठों पर दुआएं थीं और उसके हाथ तेजी से तस्बीह के दानों की हरकत दे रहे थे। उसके चेहरे से अय्यां था कि वो अपना सब कुछ लुटा चुका है और आज के दिन अपने सब आंसू बहा चुका है। फिर अचानक कमरे में वो दाखिल हुई। मातमी रंग का लिबास पहने वो सूजी सूजी मगमूम आंखों के साथ एक कोने में इस तरह बैठ गई जैसे जिस्म में जान ही ना। उसकी आंखों के स्याह हल्के उसके लिबास के हमरंग हो रहे थे। लगता था जैसे वो बहुत रोई हो, मगर अब सबके सामने उसे आंसू बहाने की हिम्मत न थी। उसके साथ वो बेटा भी था जिसका नाम उसने मेरे नाम पे रखा था। वो बार बार अपने बेटे को चूमती और अपने दुपट्टे से आंखों के गोशे से बहते हुए आंसुओं को छुपा लेती। वो मेरा चेहरा देखने मेरे करीब तक ना आई, शायद इस ख्याल से कि कहीं कोई ये सवाल ना कर पूछे कि वो मेरी क्या लगती है। मेरी और उसकी मोहब्बत का राज हमारे दिलों में बचपन से महफूज था। वो अपने घर में रहती थी, मगर सारा वक्त वो मेरे बारे में सोचती रहती थी। उसको हमारी मोहब्बत पे बड़ा एतमाद था। वो कहती थी, मिल जाना हमारा मुकद्दर है, देखना हम मिल जाएंगे, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मगर आज वो इन तमाम लफ्ज़ों की याद को दिल में समाए भीगी भीगी आंखों से चोरी चोरी मेरे वजूद को देख रही थी जो चारपाई पे पड़ा था और जिसके इर्द गिर्द मातम करने वालों का हजूम था। मेरी बीवी को कुछ अरसा से इस राज की सुनगुन मिल गई थी। कोई और वक्त होता तो इसके आने पर ऐसी कयामत मचाती कि सारा मोहल्ला सुनता, मगर आज जबकि वो सहमी सिमटी एक कोने में आकर आंसू बहा रही तो मेरी बीवी ने उठकर इस शिद्दत से उसको गले से लगाया जैसे वो अपना और उसका प्यार बांटना चाहती थी। मेरा वाहिद दोस्त तनवीर किसी गमज़दा फरिश्ते की सूरत बनाए हमेशा की तरह सब इंतजामात संभाले हुए था। कुर्सियों के इंतज़ाम से लेकर देगों की पकवाई तक, दूर पार के रिश्तेदारों के क़याम का इंतज़ाम और वक्त तक का तयन, हर काम उसकी निगरानी में हो रहा था। आज वो दोस्ती का आखिरी हक भी, फ़र्ज भी अदा करना चाहता था। उसने धीरे से आकर मेरे बाप के कान में कहा, जुमे का वक्त हो गया है, अब जनाजा उठाना चाहिए चाचा जी। मेरा बाप पहले तो कुछ देर हिजानी से अंदाज में उसकी बात सुनता रहा, फिर वो तनवीर के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। तनवीर के चेहरे पर भी आंसुओं का जखीरा उमड़ आया। जनाजा उठते ही पहले एक बार फिर से चीखो पुकार का तूफान बरपा हुआ। घर वाले, रिश्तेदार आखिरी बार मेरा चेहरा देख रहे थे। मेरा बाप और भाइयों ने कलमा शहादत बुलंद किया और मेरी चारपाई उठाई। जुदाई के इस लम्हे में मेरी माँ और बीवी पर गशी के दौरे पड़ने लगे और जब मुझे बाहर लाया गया तो मेरी सांस में सांस आई। छोटे से इस कमरे में
इतने लोगों की मौजूदगी में यूं लगता था जैसे मेरा दम ही घुट जाएगा और मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। मेरे जनाजे के साथ लोगों की कसीर तादाद ने अब एक हुजूम की सूरत इख्तियार कर ली थी। इस हुजूम में बहुत से लोग ऐसे थे जिनको मैं जानता ना था। उनमें से कुछ मोहल्लेदार होंगे, कुछ करीबी दफातर के लोग, कुछ दूर पार के रिश्तेदार, और शायद कुछ उस रोज़े सईद जनाजा पढ़ने की सादत हासिल करके सवाब के मुतलाशी भी होंगे। कलमा शहादत का विर्द अब बुलंद हो रहा था। सब लोग अब सर झुकाए दुखी दुखी कदमों से करीब की मस्जिद के जानिब बढ़ रहे थे। ख्वाब का सबसे दिलचस्प मंजर वो था जब मुझे अपने घर की उस करीबी मस्जिद में ले जाया गया जहां जाने की तौफीक मुझे ईद ही होती थी। मस्जिद के मौलाना, जो ना सिर्फ मुझे बुरा और दहरिया समझते थे बल्कि उनके ख्यालात का इजहार मोहल्ले के बेशतर अफराद से भी कर चुके थे, उन्हीं मौलाना ने मेरी चारपाई को सामने रख के नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद मेरी दीन से मोहब्बत और नेककारी के बारे में एक तवील तकरीर फरमाई। वो लोग जो मुझे करीब से ना जानते थे, इस तकरीर की बदौलत मेरी जात को किसी वली का सा दर्जा देने लगे। तमाम अहले मोहल्ला को मेरे नक्शे कदम पे चलने की तलकीन के साथ मौलाना ने खुद आकर मेरे जनाजे को कंधा दिया तो हैरत के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मस्जिद से जनाजगाह का रास्ता इतना तवील ना था, मगर सोगवारों के एक बड़े हजूम की वजह से ये सब ने ये रास्ता चिंटी की रफ्तार से तय किया। चारपाई पे मेरी मौजूदगी का एक फ़ायदा ज़रूर था कि जहाँ से ये हजूम गुजरता वहाँ ट्रैफिक थम जाता, लोग मुझे आगे बढ़ने का मौका देते, और आज सिर्फ मुझे फौकियत हासिल थी। और ये मंजर मैं सारी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। कब्रिस्तान में कब्र पहले से खुदी हुई थी। कब्र के इर्द गिर्द ताज़ा कच्ची मिट्टी के ढेर लगे थे। गौरकन ने गीली मिट्टी गूंद कर बड़े बड़े ढेले बनाकर अलग से रखे थे। करीब ही पत्थर की सिलें तरतीब से रखी हुई थी। तनवीर के हाथ में अरके गुलाब की बोतलें और फूलों की पत्तियां थी। तदफीन से पेशतर एक दफ़ा फिर मेरा आखिरी दीदार दिखाया गया। शुरू हुआ सिलसिला। बहुत सी आंखें अश्कबार हुईं और आंसू मिट्टी में जज्ब होते गए। मेरे भाइयों ने सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ मेरा जिस्म कब्र में उतार दिया। सिलें मेरे सर से कुछ बुलंदी पर लगा दी गईं और गौरकन ने चाबक दस्ती से गीली मिट्टी की मदद से खाली जगह पर मिट्टी लगानी शुरू की। बहुत सी मिट्टी थोपने के बावजूद रोशनी अभी तक अंदर आ रही थी। मैं बाहर का मंजर पूरी तरह देख सकता था। फिर मिट्टी डालने का सिलसिला शुरू हुआ और सबसे पहली मिट्टी मेरे बाप ने डाली और वहीं बैठकर रोने लगा। दर्जों से गिरती हुई ये मिट्टी सीधे मेरे चेहरे और आंखों पे गिरी। ठंडी सी इस मिट्टी को मैंने हटाना चाहा तो मेरा हाथ जुम्बिश से कासिर था। मैंने घबरा कर उठना चाहा मगर जिस्म ने बेजान पड़ा था। मुझे इंकशाफ हुआ मैं ख्वाब नहीं देख रहा। मिट्टी भरी आंखों में मैं हैरानी लिए लेटा था और बाहर मौलवी साहब मेरी मगफिरत के लिए दुआ फरमा रहे थे।